Good morning, class. This is Sabahat Hassan from FCSC Attack. Today we are going to discuss transistor configuration. Configuration means setting or any possible connection. So, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होते हैं जी, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, जबकि किसी भी सर्किट को ऑपरेट कराने के लिए, मतलब जिसमें इनपुट एंड आउटपुट रिक्वायर हो, आपके पास 4 टर्मिनल्स होते हैं, 2 इनपुट के लिए, 2 आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ा कि ट्रांजिस्टर में तो सिर्फ 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला हमने कि हमने इनमें से एक जो टर्मिनल है उसको कॉमन कर दिया, यानी कि वो इनपुट में भी कनेक्टेड होता है, वो आपके पास आउटपुट में भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास 3 तरह की सेटिंग्स पॉसिबल होती हैं। या तो आप बेस को कॉमन ले सकते हो, या आप एमिटर को कॉमन ले सकते हो, या आप कलेक्टर को। तो इसी तरह हमने इसका नाम रखा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। बट जो आपके बुक में है वो सिर्फ पहले 2 कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस हुई हुई हैं, तो हम यही 2 जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी। पहला जो टॉपिक है आपके पास वो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, CB स्टैंड्स फॉर कॉमन बेस। तो इस सर्किट में आपके पास क्या होता है, इनपुट को आप अप्लाई करते हो बिटवीन एमिटर एंड बेस, यानी कि बेस आपके पास एमिटर के साथ कनेक्टेड है इनपुट में, एंड आउटपुट इज टेकन फ्रॉम कलेक्टर एंड बेस। अब आप देख सकते हो कि आउटपुट आप कहाँ पे ले रहे हो, कलेक्टर और बेस के दरमियान, यानी कि बेस अगेन आपके पास कनेक्टेड है आउटपुट सर्किट में भी। तो बेस आपके पास क्या है जी, कॉमन है बोथ इन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे डायग्राम शो की गई है जी। बेस टर्मिनल जो है वो दोनों इनपुट एंड आउटपुट में कॉमन करके दिखाया गया है। ये आपके पास बेस होती है, ये आपके पास क्या है, आपका एमिटर, और ये क्या होता है, कलेक्टर। टाइप आपने कौन सी ली हुई है, NPN। ठीक है, N को आपने, ये आपके पास N साइड है एमिटर, कलेक्टर भी N साइड है, और बेस आपके पास है P टाइप। अब एरो की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, बेस और एमिटर के दरमियान, और फ्रॉम P to N। तो आप देख सकते हो इसकी डायरेक्शन भी है फ्रॉम P to N। अब इस इनपुट सर्किट को आपने क्या करना होता है, फॉरवर्ड बाइस्ड, और आउटपुट सर्किट को आपने क्या करना होता है, रिवर्स बाइस्ड। और यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टर लगाया है जिसके क्रॉस में आउटपुट कलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए जी, ये आपके पास आपका रहा बेस टर्मिनल, ये रहा बेस टर्मिनल, और ये रहा आपका एमिटर टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो, तो इनपुट हमने कहाँ पे लेनी है जी, एमिटर और बेस, ये EB, एमिटर एंड बेस, यहाँ पे आपने इनपुट अप्लाई करनी है। तो ये देखिएगा, ये आपके पास कलेक्टर टर्मिनल है, और ये आपके पास आपका बेस टर्मिनल है CB, ये C, ये B। तो आप आउटपुट कहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो जी, CB के अक्रॉस। ठीक है, तो ये आपके पास 3 तरह के करंट्स हैं जिनके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, और जूम क्लास में मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अब रिपीट नहीं कर रही। तो ये देखिएगा जी, अब इस जंक्शन को आपने फॉरवर्ड बायस करना है। ये आपके पास है N टाइप, N को नेगेटिव से, ये आपके पास है P टाइप, P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से, P को पॉजिटिव से। जैसे ही आप कनेक्ट करते हो, ये आपके पास ये जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। ठीक है, और ये आपके पास आपने अगला जंक्शन रिवर्स बायस करना होता है, तो कैसे करेंगे, ये आपके पास P साइड है, P को नेगेटिव से, और ये आपके पास N साइड है, N को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया। N को पॉजिटिव से, P को नेगेटिव से जैसे आप कनेक्ट करते हो, तो ये आपके पास क्या कहलाती है, रिवर्स बायसिंग। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ठीक है, इसका नाम है VCC। कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है तो इसका नाम होगा VCC, और ये एमिटर के साथ कनेक्टेड है तो इसका नाम होगा VEE। और ये आपने इसके कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी लेनी होती है, ये भी रीज़न आप जानते हैं। सो देखिएगा जी, ये आपके पास वो नॉर्मल बाइसिंग कंडीशन हो गई हैं, बट वहाँ पे मैं आपको वेरिएबल्स बताना भूल गई हूँ। ये देखिएगा, इनपुट वेरिएबल्स हैं आपके पास एमिटर करंट और एमिटर एंड बेस वोल्टेज जो इनके दरमियान एग्जिस्ट करते हैं, VEB। ठीक है, और आउटपुट वेरिएबल्स आपके पास कौन से हैं, कलेक्टर करंट, और यहाँ पे जो वोल्टेज एग्जिस्ट करता है किसके दरमियान है, कलेक्टर और बेस के दरमियान ना, तो इसका नाम होता है PCB। यहाँ पे जो वोल्टेज होता है यहाँ पे उसका नाम होता है VCB, और यहाँ पे जो होता है वो उसका नाम होता है VEB। तो अब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करें। ठीक है, तो सॉरी, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम आगे स्टडी करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि हम आउटपुट वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा, उससे पहले हमने एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लिया है किसके जी, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा की। ये आपके पास रेशियो होता है ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट, रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट, या आप कह सकते हो कि रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट टू चेंज इन इनपुट करंट। अब देखिए, हमने कहा था कि हमारे पास आउटपुट करंट जो है वो कलेक्टर करंट है, और जो इनपुट करंट है वो एमिटर करंट है। तो चेंज को कैसे शो करते हो, डेल से ना, तो ये क्या हो जाएगा, डेल IC, चेंज इन कलेक्टर करंट, चेंज इन एमिटर करंट। आपने इसकी रेशियो ले ली तो आपको क्या मिल गया, अल्फा। बट कंडीशन क्या है कि आपके पास कलेक्टर बेस वोल्टेज को क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, यानी कि आपने एक फिक्स वैल्यू पहले इसकी लेनी है, उसके ऊपर आपने अल्फा को फाइंड करना है। ठीक है,
ये देखिएगा करेक्टरिस्टिक्स जिनका मैं आपको बता रही थी। आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, जब आप आउटपुट वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हो, दैट इज VCB आउटपुट वोल्टेज एंड IC इज द आउटपुट करंट, तो आपको जो कर्व्स मिल रही होती हैं ये आपके पास क्या कहलाती हैं, आपकी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। तो ये देखिए इस डायरेक्शन में आपके पास VCB बढ़ रहा है जिसको आपने वोल्ट्स में लिया हुआ है, और इस डायरेक्शन में आपके पास करंट बढ़ रहा है दैट इज इन मिली एम्पेयर। ठीक है, बेस करंट माइक्रो एम्पेयर में होता है और ये मिली एम्पेयर में होता है। अब देखिए हमारे पास ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 0 से नीचे वाला रीजन जो है वो कट ऑफ कहलाता है। कट ऑफ रीजन जिसमें दोनों जंक्शंस आपके पास क्या होते हैं, रिवर्स बायस होते हैं। ये आपके पास पूरे का पूरा एक्टिव रीजन कहलाता है। एक्टिव रीजन में इनपुट जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होता है और जो नेक्स्ट जंक्शन होता है वो रिवर्स बायस्ड होता है। और ये आपके पास क्या कहलाता है, आपका सैचुरेशन रीजन कहलाता है, जिसमें दोनों के दोनों जंक्शन आपके पास फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं। जो हमारा डिजायर्ड रीजन होता है या ऑपरेटिंग रीजन होता है वो ये होता है एक्टिव रीजन। ठीक है, सो देखिएगा जैसे जैसे आप एमिटर की भी आप एक करंट की एक फिक्स वैल्यू ले रहे हो, अब जैसे जैसे एमिटर करंट को बढ़ाते जा रहे हो आपको उसके कोरिस्पॉन्डिंगली कलेक्टर करंट मिल रहा है और इनकी वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो 1 मिली एम्पेयर के लिए 1 मिली एम्पेयर मिल रहा है, 2 मिली एम्पेयर के लिए 2 मिल रहा है, 3 मिली एम्पेयर के लिए आपको 3 मिल रहा है, 4 मिली एम्पेयर के लिए आपको 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज ऑलमोस्ट आपके पास क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो कॉमन एमिटर कनेक्शन है। कॉमन एमिटर कनेक्शन जो है इसमें आपने क्या करना होता है, एमिटर को कॉमन करना होता है। इनपुट को आप बेस और एमिटर के दरमियान अप्लाई करते हो और आउटपुट आप कहाँ से ले रहे होते हो, कलेक्टर और एमिटर से। तो जो चीज़ कॉमन है दोनों में वो आपके पास क्या होगा, एमिटर। और ये आप देख सकते हो, ये देखिए इनपुट में भी आपके पास एमिटर आ रहा है, आउटपुट में भी आपके पास एमिटर आ रहा है। अब आपने कौन से टाइप का लिया हुआ है ट्रांजिस्टर, NPN। ठीक है, ये आपके पास कौन सा है, NPN। तो ये देखिए ये आपके पास आपकी बेस हो गई, ये आपके पास आपका कलेक्टर हो गया। तो जो चीज़ रह गई है वो क्या है, एमिटर। तो एमिटर का हमने कनेक्शन एक लिया हुआ है आउटपुट में भी और एक कनेक्शन हमने इसका लिया हुआ है इनपुट में भी। तो ये आपके पास कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है वो इसकी बाइसिंग की है। ठीक है, तो इनपुट जंक्शन को आपने क्या करना होता है, फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, फॉरवर्ड बायस्ड, और इसको आपने करना है रिवर्स बायस्ड। तो फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे करोगे, ये कौन सी टाइप है, NPN। P ये आपके पास क्या है, बेस P को पॉजिटिव से और N को आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई है। नेक्स्ट आपने क्या किया जी, इसको रिवर्स बाइस करना है ना, तो ये आपके पास क्या है, आपने करेक्टर को कनेक्ट किया विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, ये कौन सी साइड है, N को आपने क्या किया, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये आपके पास आपका जंक्शन हो जाएगा रिवर्स बायस। यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाया जिसके अक्रॉस आप आउटपुट कलेक्ट कर रहे हो। तो आप देख सकते हैं जी इनपुट हम कहाँ पे ले रहे हैं, बेस और एमिटर के दरमियान। इनपुट आप किधर ले रहे हो जी, ये देखिएगा ये रहा बेस टर्मिनल, ये रहा एमिटर टर्मिनल। तो बेस और एमिटर के दरमियान आप इनपुट ले रहे हो और आउटपुट कहाँ पे ले रहे हो, कलेक्टर और एमिटर के दरमियान। ये एमिटर टर्मिनल, ये कलेक्टर, तो CE के दरमियान आपने क्या कलेक्ट करनी है, आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, आपने क्या किया है, वही जी सेम तरह की आपको कर्व्स मिल रही हैं। 3 तरह के रीजन हैं, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन। यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, VCE, और यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, IB। ठीक है, इनके दरमियान जैसे अपने ग्राफ प्लॉट किया आपको ये करेक्टरिस्टिक्स जो है या कर्व्स जो है ये मिलती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा हमने पीछे अल्फा डिफाइन किया था, बट अब जो हम एम्पलीफिकेशन फैक्टर डिफाइन करने जा रहे हैं वो क्या कहलाता है, बीटा कहलाता है। ठीक है, ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है ना, तो ये भी रेशियो होती है आफ्टर आउटपुट करंट टू इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या है आपके पास, IC, और इनपुट करंट क्या है, बेस करंट। ठीक है, तो बीटा किसके बराबर होगा जी, डेल IC ओवर डेल IB, डेल IC ओवर डेल IB, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यानी कि चेंज इन कलेक्टर करंट टू चेंज इन बेस करंट। जो नेक्स्ट हम चीज़ देखने जा रहे हैं वो आपके पास क्या है जी, कि हम रिलेशन डिराइव करने जा रहे हैं दोनों फैक्टर्स के दरमियान, अल्फा और बीटा के दरमियान। तो आते ही हमने पहले अल्फा और बीटा को डिफाइन कर लिया है कि बीटा की ये वैल्यू होती है चेंज इन कलेक्टर करंट टू चेंज इन बेस करंट, और अल्फा की वैल्यू होती है चेंज इन कलेक्टर करंट टू चेंज इन एमिटर करंट। ठीक है, तो ये तो आपने इनकी वैल्यूज लिख दी बीटा और अल्फा की। नेक्स्ट हमने क्या देखा जी, हमने की इक्वेशन लिखी है कि IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ये तो मैंने बहुत शुरू में बताया था, ये आपके पास ट्रांजिस्टर करंट इक्वेशन होती है जो कि बताती है कि इनपुट करंट किसके बराबर होता है, आउटपुट करंट के। सपोज कि आपने इनपुट पे जो है करंट एमिटर करंट जो है वो 10 एम्पेयर लिया हुआ है, तो ये आपके पास 2 एम्पेयर होगा, ये 8 एम्पेयर। तो ये भी देखिए मिलके 10 ही बना रहे हैं। तो इनपुट करंट किसके बराबर होता है, सम ऑफ आउटपुट करंट्स के। ठीक है, आपने डेल अप्लाई किया ऑन द बोथ साइड्स, डेल का मतलब होता है चेंज, तो ये हो गया चेंज इन एमिटर करंट, चेंज इन बेस करंट एंड चेंज इन कलेक्टर करंट। ठीक है, अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में बेस करंट को यहीं पे रहने दिया, IC को उस तरफ ले गया, तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई है। अब
आपको किस चीज़ की वैल्यू मिल गई, आई बी की वैल्यू, डेल आई बी की वैल्यू मिल गई है। तो बीटा में जाइए, बीटा क्या होता है, डेल आई सी डिवाइडेड बाई डेल आई बी, डेल आई बी की वैल्यू पुट कर दी है, दैट इज डेल आई ई माइनस डेल आई सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मैंने डिवाइड किया डेल आई ई को। ये देखिए यहाँ पे भी डेल आई ई डिवाइड होगा और इन दोनों के नीचे भी, इन दोनों के नीचे अलग अलग हो जाएगा। डेल आई सी ओवर डेल आई ई किसके बराबर होता है जी, अल्फा के, तो इसकी जगह आपने अल्फा पुट कर दिया, ये इससे कैंसिल हो गया तो 1 रह गया। यहाँ पे अगेन आपको क्या मिल गया, अल्फा, तो बीटा किसके बराबर होता है जी, अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा के। ठीक है, तो कैंसिल। नेक्स्ट जो है ये हमने कुछ एक्टिव रीजन, सेचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जूम लेक्चर में। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने स्टडी की थी। नेक्स्ट मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बताए थे कि कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 आपके पास इंक्लूडेड है। 5 आपका होमवर्क है, कल आपने मुझे चेक कराना है। ठीक है, तो ये जी आपके पास मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको लिखे हुए भेज दूंगी। ठीक है, थैंक यू।